साहब, आज जस्टिस सरदार तारिक ने कहा कि बेंच से अलग नहीं होता, क्या कर लेंगे आप, क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने एतराज़ तो सुना ही नहीं है। अब जाहिर है कि एतराज़ तो हमारा कायम है और वो तो लिख के उनको इसका तय करना पड़ेगा, क्योंकि ये कुछ मातहत अदालत के खिलाफ अपील तो है नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कब्बर ज़ैदी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मौजूद हूं। बड़ा फ़ैसला आ चुका है। 104 मुल्ज़िमान जो कि 9 मई के वाक़े में मुलव्विस थे, उनका फ़ौजी ट्रायल जारी रहेगा। इस फ़ैसले में बहुत सारी चीज़ें जो आपको बतानी है, ख़ुसूसन अदालत के अंदर एक जज साहब ने कहा कि मैं नहीं उठता इस बेंच से, जो करना है आपने कर लें। बड़ा गहमा गहमी का अंदर माहौल था, दोनों साइड से हीटेड डिबेट हुई। यहाँ से जो एतजाज़ हसन साहब थे, लतीफ़ खोसा साहब थे, वो भी गर्मी में आए और दूसरी साइड से जज साहब भी, आप ये कह सकते हैं कि स्ट्रेट फायरिंग उनकी जानिब से हुई, जो करना है कर लो। तो अदालत के अंदर का माहौल भी आपको बताएंगे, ये फ़ैसला है, इसकी इम्प्लिकेशंस क्या होंगी, ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। साकिब बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब बशीर साहब, फ़ैसले पे तो आते हैं। जो फ़ैसला ये दिया गया है, बेसिकली फ़ौजी अदालतों में अब ट्रायल जारी रहेगा। 5 जजेस ने फ़ैसला किया था कि फ़ौजी अदालतों का ट्रायल जो है वो रोका जाए, उसको कलअदम करार दे दिया गया था, और 5 जजेस ने ही आज ये फ़ैसला कर दिया कि ये मामला जो है मुअत्तल कर दिया जाए। तो आप किस तरह से देख रहे हैं, जब इस केस की समाअत हुई, जस्टिस सरदार तारिक ने कहा कि मैं इस बेंच को नहीं छोड़ता हूँ, जो करना है कर लो, क्योंकि उन पर एतराज़ हुआ था कि आप इस तमाम मामले पर अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर चुके हैं सर, आप उस पर ना बैठें। अच्छा, एक साथ आपको और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दूँ, एक वकील साहब जो प्रोमिनेंट लॉयर हैं मुल्क के, उन्होंने मुझे ये कहा कि जस्टिस सरदार तारिक को लाया ही इस वजह से गया था कि उनसे डिलीवरेंस लेनी थी, और वो डिलीवरी उन्होंने कर दी। अच्छा, ये जो आखिरी बात आपने की, ज़ाहिर सी बात है, मेरे पास तो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उनको लाया गया था और उन्होंने डिलीवर किया। अब आते हैं कि जो सिचुएशन, जो मामला हुआ, आज जैसे सरदार तारिक मसूद जब बेंच में आ रहे होंगे, यकीनी तौर पर उनके ये माइंड में था होगा कि अब जैसे ही वो समाअत शुरू हो गई तो उन पे एतराज़ आना है, क्योंकि जस्टिस जवाद ख्वाजा जो है वो इस हवाले से उन पर एतराज़ कर चुके हैं। अब एतराज़ था क्या इस हवाले से, जैसे ये बेंच बना कुछ रोज़ कबल, तो उसी वक्त उनका जो जून में लिखा हुआ वो नोट आ गया सामने, जिसमें जब ये मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल की दरख्वास्तें यहाँ पे आई थी, उसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह अंदाज में ये लिखा कि ये चारों दरख्वास्त गुजार जो हैं, एक जो सलमान अकरम राजा हैं, एक मुल्ज़म की तरफ से हैं, बाकी चारों दरख्वास्त गुजार मफाद आमा के जो है वो पटिशनर बन के आए थे। जवाद ख्वाजा भी उनमें शामिल थे, साबिक चीफ जस्टिस। तो उसमें उन्होंने लिखा कि ये चारों दरख्वास्त गुजारों का इन केसेस से ताल्लुक़ ही नहीं है, तो हम इनको सुन क्यों रहे हैं, और फिर क्वेश्चन ऑफ लॉ अगर डिसाइड करना है तो वो हाई कोर्ट करेगी। तो उन्होंने कहा कि अगर हम इनको सुनेंगे, फ़ैसला करेंगे, तो वो उनके हुकूक मुतासर होंगे कि जो मुल्ज़मान है, एक्चुअल जो मुल्ज़मान है। तो इट मीन कि उन्होंने अपना माइंड बड़ा क्लियर डिस्क्लोज़ किया हुआ था मेंटेनेबिलिटी के हवाले से, यही उन पर एतराज़ हुआ। और फिर उन्होंने आज जब समाअत हुई तो सरदार लतीफ़ खोसा ने भी उनको जब पूछा गया कि किसने एतराज़ किया है, तो अब वो सारी कहानी तो उनको पता थी। उन्होंने कहा जवाद ख्वाजा ने किया है, तो उन्होंने कहा जवाद ख्वाजा साहब का तो अपना फ़ैसला है कि जो जज है उस पर अगर एतराज़ होगा तो उसका फ़ैसला उसने खुद करना है कि अब उसने अलग होना या नहीं होना जज बेंच से। अच्छा, बेंच से अलग होना या नहीं होना। अब बेंच से अलग होना या नहीं होना, हम भी कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, बहुत सारे जजेस पर एतराज़ात आते हैं, लेकिन हमें कम से कम या पब्लिक को नहीं पता होता कि एतराज़ है क्या, किस नोयत का एतराज़ है। जो एतराज़ करने वाला है वो भी बाज़ औक़ात उसको डिस्क्लोज़ नहीं करता। ये इतना क्लियर अंदाज में जो उनका एतराज़ था कि भाई जो केस आप सुन रहे हैं, इसकी में ऐसी बात नहीं है कि आप किसी के रिलेटिव हैं, आप किसी की तरफ से वकील रहे हैं, या आप अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं, बता चुके हैं। आपने इस केस की बेसिक्स जो हैं वो उस वाले से आप माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं, और बड़ा जेन्युइन वैलिड जो है ना वो एतराज़ था। और उसको जिस तरह उन्होंने जो है वो पाँव की ठोकर से बाहर फेंका है, बड़ा हैरान कुन था। बहरहाल फ़ैसला उनका है, उन्होंने फ़ैसला कर दिया कि मैंने बैठना है, जो मतलब होना है हो जाए, लेकिन मैंने बैठना है। अब वो बैठ गए हैं उस मामले में। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज की जो प्रोसीडिंग का जो फ़ैसला आया है, ये फ़ैसला भी गैर मुतवक्को है। इसलिए एक तो बात तय है कि जब अपील में कोई मैटर आता है, जो बेंच होता है, पिछला बेंच जिसके फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील है, उसकी अगर डिटेल जजमेंट ना आई हो तो ये एक ग्राउंड मौजूद है कि उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन जो है मुख्तलिफ थी कि 23 अक्टूबर फ़ैसला आया, 23 अक्टूबर से लेकर
आज 13 दिसंबर तक उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, 50 रोज़ गुजर गए, अब हुई या नहीं हुई ये भी सवाल है। अब सुप्रीम कोर्ट ने नहीं पूछा कि जी हमारे जो 5 फाजल जजेस थे उन्होंने जो फैसला दिया था उस फैसले पर अमल दरामद भी नहीं हुआ या नहीं हुआ। ये मैं अब थोड़ा सा नाजरीन को बता दूं कि ये बेसिकली जो जजमेंट जस्टिस इजाजुल एहसन ने दी थी, इसमें उन्होंने कहा था कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल को रोका जाए और उनको एटीसी के हवाले किया जाए कि सिविलियन अदालतों में ट्रायल हो। तो मिलिट्री ट्रायल को तो पार्शली रोक दिया गया उस टाइम, चार्ज फ्रेमिंग की उस पे सतह पे थे, अटॉर्नी जनरल ने बताया, लेकिन सिविलियन कोर्ट्स के हवाले उन लोगों को नहीं किया गया। यानी उस जजमेंट पे आपने एक जजमेंट पे इम्प्लीमेंट नहीं किया और उसका फैसला मुअत्तल कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल उस पर फैसला भी मुअत्तल कर दिया है और फिर उन्होंने मेरा ये ख्याल है कि जो अपील की हतमी फाइंडिंग्स होनी थी उन फाइंडिंग्स का भी फैसला ऑलमोस्ट दे दिया है कि उन्होंने जो ये कहा था कि आपके ट्रायल्स ही गैर कानूनी है, इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। इन्होंने कहा ट्रायल आप करें और ट्रायल कंक्लूड करें, अब जजमेंट जो है वो नहीं देंगे, जजमेंट से रोका है। अब 3rd वीक ऑफ जनवरी में इसको डाल दिया है। फिर एक और टेक्निकली एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मई में ये लोग सारे गिरफ़्तार हुए, आज जो है वो दिसंबर है, तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि 7 माह हो गए हैं कम से कम वो लोग अंदर हैं जेलों में। तो अगर अटॉर्नी जनरल जिस तरह कह रहे हैं कि उनमें मैक्सिमम पनिशमेंट 3 साल है, तो अगर मज़ीद 1 महीना ऐड करें तो 8 माह हो जाएंगे। तो 8 माह अगर एक बंदा उसमें रहा है, उसको अगर 1 या 2 साल सज़ा हुई होगी तो वो जैसे ही हाई कोर्ट में चैलेंज करेगा तो उसको ज़मानत हो जाएगी। अगर 3 साल की सज़ा वाला मामला हो तो उसमें भी यही होगा। तो बड़ी एक अजीब सी मुझे तो खिचड़ी जो है बनती नज़र आ रही है कि हो सकता है ये जनवरी में तो पहली जो है वो हेयरिंग होगी, उसके बाद अगर हर वीक पे भी उमूमी तौर पर महीने में 1 या 2 समातें ही होंगी। अगर वो मामला आगे चलता रहा, क्योंकि इतने इसमें दरख्वास्त गुजार हैं, वकला हैं, अटॉर्नी जनरल है, सबको उन्होंने सुनना है, तो उनको सुनने के बाद ये एक बड़ी मतलब तवील एक समातें होंगी। अच्छा। तो वो उसका फैसला होते होते मुझे तो ऐसे लग रहा है अगर फ़र्ज़ करें जनवरी में इसकी समातें शुरू होगी तो फरवरी, मार्च या अप्रैल तक अगर इसका फैसला है, अप्रैल का मतलब होगा 11 माह, तो 11 माह वो लोग अंदर गुजार चुके होंगे, तो उनका फेट क्या होगा? मतलब 11 माह के बाद अगर आप उनको 3 साल की सज़ा है तो वैसी 1.5 साल में वो पूरी हो रही होगी। फिर सिविलियंस की अगर फ़र्ज़ करें अपील जो है वो डिसमिस हो जाती हैं अपीलें, तो फिर आप इनको भेजेंगे एटीसी दूसरी अदालतों में, तो फिर उनका 11 माह वाला ये कहाँ जाएगा? दोबारा उनको नए सिरे से चीज़ें करनी पड़ेगा। मुझे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आप तक पहुंचानी है नाज़रीन। अटॉर्नी जनरल ने जस्टिस उमर अता बंदयाल को ये कहा था, श्योरिटी दी थी कि सिविलियंस का जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट में नहीं चलेगा, और उसके बाद फिर जैसे ही चला तो जस्टिस इजाजुल एहसन का फ़ैसला आ गया। आज अदालत के सामने जब अटॉर्नी जनरल ने एक्सप्लेन किया तो उन्होंने कहा कि बहुत सारों पर तो चार्ज फ्रेम हो रहे हैं और बहुत सारों के जो केसेस हैं वो एक अगली स्टेज पे चले गए हुए हैं। तो इसका मतलब है कि एक जो स्टे दिया गया था, जस्टिस उमर अता बंदयाल को अश्योरेंस दी गई थी, इसके बावजूद मिलिट्री ट्रायल चलता रहा। और हमारे कुछ सोर्सेज ने इस बात की हमें ख़बर दी है साकिब साहब कि वो मिलिट्री ट्रायल वहाँ पर चलता रहा था, रुका नहीं था, डिस्पाइट ऑफ द श्योरिटी ऑफ द अटॉर्नी जनरल। तो इसका मतलब है कि बहुत सारे ट्रायल जो है वो कंक्लूजन की स्टेज पे हैं राइट नाउ। तो इस मामले को किस तरह से देखते हैं? अदालत ने तो ये इस हवाले से बात ही नहीं हुई कोई। अब क्या कहें कि जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब हैं वो क्लियर हैं कि ये जो पटिशनर हैं हमारे सामने, इनका कोई लेना देना ही नहीं है। जो जज साहब का ज़हन ये है, फिर उन जज साहब ने उन दहशत गर्दों के साथ इन सिविलियंस को मिला दिया जिनके हवाले से मतलब अटॉर्नी जनरल का ये मौक़िफ़ है कि ये चलें पॉलिटिकली किसी सियासी जमात के साथ एफिलेट से, और ये भटक गए और इन्होंने जो जुर्म किया उनकी सज़ा उनको मिलेगी या देनी चाहिए, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन जज साहब जो है वो आखिर उन्होंने कर दिया है काम के मतलब उन जो 23 जो जवान हैं, फ़ौजी जवान शहीद हुए हैं, और मतलब इतना खौफनाक किस्म का वो वाक़या है दहशत गर्दी का, उसके दहशत गर्दों के साथ मिला दिया 9 मई। मतलब अंदाज़ा लगाए कि वो उन दहशत गर्दों का स्टेटस और इनका स्टेटस जो है वो मुख्तलिफ है। आपने उनको प्रोसिक्यूट करना है। अटॉर्नी जनरल जबकि कह रहे थे ये लोग मिसगाइडेड हैं, इन्होंने हमले किए, लेकिन जज साहब ये कह रहे थे नहीं, हो सकता है कोई उस माइंडसेट से गया हो कि फौज। आप कह सकते हैं कि उन्होंने फिर ना तो ये पूछा कि इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ, अगर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, अगर इम्प्लीमेंट हुआ है तो कितना हुआ है, फिर उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि
अगर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो हम क्यों सस्पेंड करें? आप अपनी नेक नीति तो साबित करें। जब सारी चीज़ें नहीं हुई तो बेंच में जजेस भी कुछ खास नाम जो है वो शामिल नहीं है, तो फिर अब यही रिजल्ट आना था। नाज़रीन, इस अदालत में एक इम्पॉर्टेंट बात फैसल सिद्दीकी साहब ने की। मामला ये था कि अदालत में डिस्कस हो रहा था कि आपने उस फैसले में 2D1 जिसके तहत दहशतगर्दों को मिलिट्री कोर्ट्स में सज़ाएं दी जाती हैं वो उड़ा दिया है। अब जब आपने उसको कलअदम करार दे दिया तो दहशतगर्दों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता। जो कि हार्ड कोर टेररिस्ट हैं उनके साथ हमने क्या करना है, उनको किस तरह से हम ट्रायल करेंगे। तो इस पर फैसल सिद्दीकी जो कि वकील हैं उनकी जानिब से राय दी गई। हम ऐसा करते हैं कि इसकी एक शेख जो कि रोमन 1 है उसको हम उड़ा देते हैं, उस पर आप सस्पेंशन दे दें, बाकी 2 शेखों पे ना दें। इससे होना ये था कि जो मिलिट्री कोर्ट के जो प्रिजनर्स हैं उनको, जो हार्ड कोर टेररिस्ट हैं, उनका ट्रायल तो मिलिट्री कोर्ट में हो जाना था, लेकिन 104 जो लोग हैं जो 9 मई में मुलव्विस हैं उनका फिर ATC में ही कन्वर्ट होना था। लेकिन जज साहब ने इसको नहीं माना और जज साहब ने ऑब्जर्वेशन ये दी कि 9 मई वाले जो लोग हैं क्या पता वो भी इस माइंड सेट के साथ फौजी तनसीबात पे हमला आवर हुए हों, दहशतगर्दी के माइंडसेट के साथ, यानी उन्होंने दहशतगर्दों से 9 मई वालों को मुंसलिक कर दिया। और यही वजह बनी कि उसके बाद हमने देखा कि फ़ैसला जो है बाकायदा मुअत्तल कर दिया गया और जस्टिस मुसर्रत हिलाली, वन ऑफ द जज ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने ये फ़ैसला फिर दिया कि वो इस चीज़ की हमायत नहीं करती और वो बेंच में जब मौजूद थी तो उनका बिहेवियर, उनके जो सवालात थे, ये चीज़ बता रहा था कि वो इस तरफ नहीं जा रही। 5-1 से बहरहाल फ़ासला आया है और अब की इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि फ़ौजी अदालतों में ट्रायल चलता रहेगा, लेकिन इसके साथ जो है वो ट्रायल सब्जेक्ट होगा जब तक सुप्रीम कोर्ट में अपीलों का फासला नहीं होगा। आज जस्टिस सरदार तारिक ने कहा कि बेंच से अलग नहीं होता, क्या कर लेंगे आप, क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने एतराज़ तो सुना ही नहीं है। अब जाहिर है कि एतराज़ तो हमारा कायम है और वो तो लिख के उनको इसका तय करना पड़ेगा, क्योंकि ये कुछ मातहत अदालत के खिलाफ अपील तो है नहीं। ये 5 जजेस जिन्होंने फैसला किया वो भी इन्हीं के बराबर जो है सुप्रीम कोर्ट के जज साहब। अभी इनको जो है ये सुनना चाहिए था, क्योंकि ये मातहत अदालत में ये हिस्सा थे सरदार तारिक। अगर ये इन्होंने रिफ्यूज़ किया, लेकिन इन्होंने एक जो उस पर नोट लिखा वो इतना जामे था कि उन्होंने कहा ये जो है पटिशन ही सुप्रीम कोर्ट में मेंटेनेबल नहीं है। जब वो फैसला एक इशू पर ऑलरेडी दे चुके और फिर वो उठ के उस बेंच में चले गए, तो अपने ही उस फैसले के खिलाफ अपील कैसे सुन सकते हैं? उन्होंने कहा जस्टिस जवाद एस ख्वाजा जो है वो इस हवाले से कह चुके हैं कि कोई जज रिक्यूज़ करना चाहे उसकी मर्जी या करे ना करे। जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ही ने ये एतराज़ किया है कि आप बेंच में नहीं बैठ सकते हैं, इसलिए मेहरबानी करके आप रिक्यूज़ कर लीजिएगा। ये उन्हीं की तरफ से एतराज़ था, उन्हीं की तरफ से ये दरख्वास्त आई थी जिसको हमने एंडोर्स किया। तो जस्टिस सरदार तारिक आपको जानिबदार नज़र आए पूरे बेंच में? देखिए, मुझे ये किसी की जानिबदारी या उसकी उस पर तबसरा नहीं करना है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये एक कानूनी हमारा मौक़िफ़ था जिसकी जो है उनको सुनना चाहिए था, और उसका फिर हमारे पास शवाहिद और हमारे पास क़वानीन मौजूद है कि वो नहीं बैठ सकते।